हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले ऑर्डर नंबर 39 के बारे में, जो कि बात करते हैं टेम्परेरी इंजंक्शन और इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स के बारे में। इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स क्या होते हैं? जो छोटे मोटे ऑर्डर्स एक सूट के दौरान पास करती है कोर्ट, उनको इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स बोलते हैं। ओके, जैसे कि पैसे डिपॉजिट कराना, किसी को समन्स भेजना, ये सारे के सारे जो ऑर्डर्स हैं, जो कोर्ट के दौरान, जो प्रोसीडिंग्स के दौरान कोर्ट करती है, इन सारे ऑर्डर्स को आप इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स बोलोगे, छोटे मोटे ऑर्डर्स। लेकिन इंजंक्शन क्या होता है? इंजंक्शन होता है वेयर कोर्ट इज एक्चुअली डायरेक्टिंग सम पर्सन टू स्टॉप और टू डू समथिंग। इसका हम एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल, प्लेंटिफ एक ए है, वो कोर्ट में पिटिशन डालते हैं कि सर, एक पर्सन है बी, ये रोज आता है और मेरे घर के सामने बहुत तेज तेज लाउड स्पीकर पे गाने बजाता है, बहुत तेज तेज, 6 घंटे रोज वो गाने बजाता है मेरे घर के सामने। आप ऐसा ऑर्डर इशू करो कि ये पर्सन आज के बाद ये काम ना करे, बिकॉज मेरे को घर में पढ़ना होता है, बहुत काम होते हैं और बहुत डिस्टर्बेंस होती है। तो कोर्ट यहाँ पे एक ऑर्डर इशू कर सकता है टू स्टॉप बी फ्रॉम प्लेइंग लाउड म्यूजिक इन फ्रंट ऑफ एज हाउस। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया इंजंक्शन का, जहाँ पे कोर्ट इंजंक्शन इशू कर रहा है, वो एक पर्सन को एक पर्टिकुलर एक्ट करने से रोक रहा है। ओके, अब हमको वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन टेम्पररी इंजंक्शन एंड परपेचुअल इंजंक्शन। देखो, जो इंजंक्शन का कॉन्सेप्ट है ना, ये डीजीएस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू स्टडी द प्रीवियस पेपर्स ऑफ डीजीएस, वहां पे आप देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन इंजंक्शन से पूछे गए हैं। दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स। हर एक रूल का हमको एक आइडिया होना चाहिए, एंड बाकी एग्जाम्स में भी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। सो वी जस्ट नीड टू स्टडी दिस इन ग्रेट डिटेल्स। ओके, अब हम समझ रहे हैं टेम्पररी और परपेचुअल इंजंक्शन का डिफरेंस। देखो, जैसे हमने एग्जांपल लिया कि एक फाइल शूट कर रहा है बी को रोकने के लिए, लाउड स्पीकर ना बजाने के लिए, तो यहाँ पे ही इज नॉट क्लेमिंग टेम्पररी इंजंक्शन, ही इज क्लेमिंग परपेचुअल इंजंक्शन। तो जब भी आप कोर्ट में सूट दायर करते हो, आप कभी टेम्पररी इंजंक्शन का कर ही नहीं सकते हो, हमेशा आप परपेचुअल इंजंक्शन का ही सूट फाइल कर सकते हो। तो ये क्या बोला मैंने? जब भी ओरिजिनल सूट फाइल होता है तो वो होगा परपेचुअल इंजंक्शन का ही। परपेचुअल इंजंक्शन का मतलब क्या है कि हमेशा के लिए आप उस पर्सन को ये ऑर्डर दे रहे हो, एक टेम्परेरी, एक छोटे टाइम के लिए नहीं दे रहे, फॉर लाइफ टाइम ये इंजंक्शन आ रहा है। मतलब अगर कोर्ट यहाँ पे बोलता है कि बी लाइफ टाइम तक एक ही घर के सामने से गाने लाउड स्पीकर के नहीं बजाएगा, तो ये हो जाएगी परपेचुअल इंजंक्शन। परपेचुअल का मतलब ही लाइफ टाइम है, फॉर लाइफ टाइम, हमेशा के लिए। ओके, तो ये चीज हमको क्लियर करनी है कि जब भी आप सूट दायर करोगे कोर्ट में जाके, वो कभी टेम्परेरी इंजंक्शन का हो ही नहीं सकता, वो हमेशा परपेचुअल इंजंक्शन का ही होगा। हाँ, अगर सपोज इसी इसी केस में अगर ए ने ये वाला सूट डाला कि बी को आप प्लीज रोको मेरे घर के सामने गाने बजाने से, अब इसको इस केस में डिसीजन कितने टाइम बाद आएगा? सपोज 4-5 साल बाद डिसीजन आएगा इसमें, तब तक रोज के गाने बजाएगा क्या बी उसके घर के सामने? तो डिस्टर्ब करता रहेगा क्या? ऐसा नहीं होगा। ए अब इस सूट के दौरान टेम्पररी इंजंक्शन की एप्लीकेशन डाल सकता है। सो टेम्पररी इंजंक्शन की एप्लीकेशन एक परपेचुअल इंजंक्शन के सूट के दौरान डाली जा सकती है। तो इट्स वेरी क्लियर कि सूट हमेशा परपेचुअल इंजंक्शन का फाइल होगा। ओरिजिनल सूट हमेशा परपेचुअल इंजंक्शन का ही फाइल होगा, लेकिन उसमें एक एप्लीकेशन डल सकती है, उसमें टेम्पररी इंजंक्शन की। क्योंकि भाई ये सूट लास्ट में जब डिसाइड होगा तब तक बहुत टाइम बीत चुकेगा, और इसलिए जल्दी से जल्दी आपको कोई रेमेडी चाहिए, देन यू हैव टू फाइल अ एप्लीकेशन ऑफ टेम्पररी इंजंक्शन, और आपको इमीडिएटली वो रिलीफ मिल जाएगा एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए। कोर्ट बोल सकता है कि जब तक हम इसमें फाइनल डिसीजन नहीं देते हैं, तब तक
आप बी के एक ही घर के सामने गाने नहीं बजाओगे लाउड स्पीकर में। तो ये एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए आता है। लेकिन अगर शूट के एंड में कोर्ट डिसाइड करता है कि भाई आज के बाद तो ये कभी भी नहीं करेगा काम, एक ही घर के सामने गाने कभी भी नहीं बजाएगा, तो ये हो जाएगी परपेचुअल इंजंक्शन फॉर लाइफ टाइम, वी विल नॉट बी एबल टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, तो यही डिफरेंस है टेम्परेरी और परपेचुअल इंजंक्शन में। ओके, आई रेगुलरली सी माई वॉच बिकॉज यहाँ पे मेरा जो प्रोजेक्टर है पीछे का पूरा कंट्रोल होता है। सो नाउ यू कैन सी ऐसा हो जाता है ये। सो दैट इज वाई आई सी माई वॉच। ओके, तो अब हम आते हैं रूल नंबर 1 को एक बार अच्छे से रीड कर लेते हैं हम। Where in any suit it is proved by affidavit or otherwise that any property in dispute in a suit is in danger of being wasted, damaged or alienated। मतलब अगर कोई सूट प्रॉपर्टी है वो डैमेज हो सकती है, खराब हो सकती है, उस केस में कोई भी पार्टी, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट, कोर्ट में जाके एप्लीकेशन डाल सकता है कि सर ये प्रॉपर्टी जो सूट प्रॉपर्टी है इसको आप प्रोटेक्ट करो, कुछ ऐसा मैकेनिज्म करो कि ये प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट हो जाए। तो ये चीज दोनों पार्टीज एप्लीकेशन डाल सकती है। बी, दैट डिफेंडेंट थ्रेटन्स और इंटेंड्स टू रिमूव और डिस्पोज ऑफ हिज प्रॉपर्टी विद अ व्यू ऑफ डिफ्रॉडिंग हिज क्रेडिटर्स। ये सिर्फ अप्लाई करता है डिफेंडेंट पे, यानी कि प्लेंटिफ एक इंजंक्शन की एप्लीकेशन, टेम्परेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन कोर्ट में डाल सकता है। आपको ये चीज बता दो, रूल नंबर 1 पूरा टेम्परेरी इंजंक्शन के बारे में बात करता है। ओके, सिर्फ टेम्परेरी इंजंक्शन के बारे में बात करते हैं, परपेचुअल के बारे में बात नहीं करते। ओके, नाउ बी, इसमें सिर्फ प्लेंटिफ ही कोर्ट में एप्लीकेशन डाल सकता है टेम्परेरी इंजंक्शन की कि सर डिफेंडेंट जो है सूट प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहा है या फिर अपनी कोई ऐसी प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहा है जिसके वजह से अगर डिक्री उसके खिलाफ आ गई तो कोर्ट उस प्रॉपर्टी को फिर सीज नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी वो बची ही नहीं, उसके पास है ही नहीं, उसने उसको बेच दिया। अगर ऐसा कोई सीन है तो प्लेंटिफ कोर्ट में जो है एप्लीकेशन डाल सकता है कि सर आप डिफेंडेंट को ये प्रॉपर्टी बेचने से रोक लीजिए, बिकॉज ये प्रॉपर्टी बिक गई तो डिफेंडेंट के पास हम उससे डिक्री का अमाउंट कैसे निकालेंगे, उसके पास कोई प्रॉपर्टी रहेगी नहीं, क्या बेच के हम डिक्री अमाउंट निकालेंगे। दैट इज वाई कोर्ट कैन एक्चुअली स्टॉप द डिफेंडेंट फ्रॉम सेलिंग हिज प्रॉपर्टी। ओके, तो ये सिर्फ प्लेंटिफ ही एप्लीकेशन डाल सकता है, डिफेंडेंट नहीं डाल सकता है ये वाली टेम्परेरी इंजंक्शन की। C, that defendant threatens to dispose the plaintiff or otherwise threatens to dispossess the plaintiff or otherwise cause injury to the plaintiff in relation to any property in dispute in the suit। तो ये भी सिर्फ हमारा प्लेंटिफ एप्लीकेशन डाल सकता है कि जो डिफेंडेंट है सर मेरे को थ्रेटन कर रहा है, कि थ्रेटनिंग मी, और मेरे को इंजरी कॉज करने की बात कर रहा है वो सूट प्रॉपर्टी से की वजह से, इस केस की वजह से वो मेरे को बोलता है कि मैं तेरे को मारूंगा। ओके, तो इस केस में जो है इंजंक्शन भी प्लेंटिफ मांग सकता है कि सर आप डिफेंडेंट को ये चीज करने से रोको, स्टॉप डिफेंडेंट फ्रॉम थ्रेटनिंग मी। ओके, सो ये चीज हमको क्लियर रखनी है कि क्लॉज ए में प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों इंजंक्शन की एप्लीकेशन डाल सकते हैं, बट क्लॉज बी और सी में सिर्फ और सिर्फ प्लेंटिफ ही जो है वो इंजंक्शन की एप्लीकेशन डाल सकता है। दिस हैज टू बी वेरी क्लियर। ओके, सो यही बात करते हैं क्लॉज रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 ये बात करता है कॉन्टिन्यूएंस ऑफ कोई अगर हार्म हो रहा है, एक हार्म जो है डिफेंडेंट रेगुलरली कर रहा है, लगातार कर रहा है, उस केस में इंजंक्शन के बाद रूल नंबर 2 कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल वही वाला एग्जाम्पल हम लेते हैं कि रोज वो आता है डिफेंडेंट और प्लेंटिफ के घर के सामने रोज गाने बजाता है। या फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि डिफेंडेंट क्या करता है, वो क्या करता है कि रोज वो प्लेंटिफ के घर में आता है और उसके फूल तोड़ के लेके चले जाता है, या उसके घर में जो फ्रूट्स लगे हुए हैं, आम का बगीचा लगा हुआ है, उसको वो तोड़ के लेके चले जाता है, आम को तोड़ के रोज लेके जाता है वो। यहाँ पे वो कॉन्टिन्यूएंस रोज ये काम कर रहा है। दैट इज वाई अगर यहाँ पे आपको इंजंक्शन क्लेम करना है तो आप रूल 2 के अंडर करोगे, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट कॉन्टिन्यूएंस ऑफ हार्म
कॉन्टिनेंस ब्रीच हो रहा है यहाँ पे, एंड दैट इज व्हाई यू विल क्लेम अंडर रूल नंबर 2 हियर। ओके, अब हम आते हैं रूल नंबर 2A पे। रूल नंबर 2A ये बोलता है कि अगर सपोज डिफेंडेंट, हमारे एग्जाम्पल में बी को ऑर्डर मिला था ना इंजंक्शन का कि भाई तू एक घर के सामने गाने नहीं बजाएगा, अब अगर बी इस ऑर्डर के बाद स्टिल जाता है एक घर के सामने और रोज गाने बजाता है, यहाँ पे ही इज ब्रीचिंग द ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन। तो वहां इस केस में क्या होगा? रूल नंबर 2A इसी चीज के बारे में बात करते हैं। रूल 2A बोलता है कि अगर इंजंक्शन ऑर्डर का ब्रीच होगा तो जो बंदा ब्रीच कर रहा है उसकी जो है प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है और उसको सिविल प्रिजन में भी भेज सकते हो आप, सिविल प्रिजन में भी आप उसको कैद कर सकते हो। ओके, ये चीज बोली गई है रूल नंबर 2A में। अब इफ यू आर इम्प्रिजनिंग हिम इन अ सिविल प्रिजन तो उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी? मैक्सिमम लिमिट होगी उसकी 3 मंथ्स, 3 महीने तक आप उसको सिविल प्रिजन में बंद कर सकते हो। ओके, रूल 2 क्या क्लॉज 2 क्या बोलता है इसका? नो अटैचमेंट मेड अंडर दिस रूल शैल रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन 1 ईयर। मतलब अगर आप इस पर्सन की प्रॉपर्टी अटैच कर रहे हो बिकॉज ही इज नॉट ओबेइंग द इंजंक्शन ऑर्डर्स, तो उस केस में जो अटैचमेंट है वो 1 साल तक के लिए वैलिड होगा, उसके बाद वो जो प्रॉपर्टी है वो उसकी रिलीज कर दी जाएगी। ओके ओके, तो ये चीज बोलता है क्लॉज नंबर 2 दैट हिज प्रॉपर्टी कैन बी रिलीज्ड आफ्टर 1 ईयर। हाउएवर उसकी प्रॉपर्टी रिलीज कोर्ट नहीं करेगी। इस केस में अगर वो स्टिल 1 साल के बाद भी वो इंजंक्शन का ऑर्डर ब्रीच कर रहा है, उस केस में क्या होगा? फिर उसकी प्रॉपर्टी सोल्ड हो जाएगी, उसकी प्रॉपर्टी सेल कर दी जाएगी और उसके बाद क्या होगा? जो वो प्रॉपर्टी सेल करके जो अमाउंट आएगा उससे जो है कंपनसेशन देगी कोर्ट उस पार्टी को जिसको दिक्कत हुई है। यानी कि अगर ए के घर के सामने बी रोज गाने बजा रहा था तो ए को कंपनसेशन मिलेगा बाय द पर्सन जो एक्चुअली वो गलत काम कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टी बेच दी जाएगी और जो पैसा आएगा वो हम ए को दे देंगे। ओके, तो दिस इज व्हाट रूल नंबर 2A सेज। अब हम आते हैं रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 ये बोलता है कि अगर आप किसी पर्सन के खिलाफ इंजंक्शन का ऑर्डर पास कर रहे हो, उस केस में आप वो ऑर्डर पास तब तक नहीं कर सकते हो जब तक आप उस पर्सन को नोटिस ना दे दो कि भाई आपके खिलाफ इंजंक्शन ऑर्डर पास होने वाला है, आप आओ और कोर्ट में बताओ, अपना जो पक्ष है वो कोर्ट में रखो। तो नोटिस पहले मिलेगा उसको टू कीप हिज व्यू इन फ्रंट ऑफ कोर्ट, एंड उसी के बाद उसके आर्ग्यूमेंट के बाद ही उसके खिलाफ इंजंक्शन ऑर्डर पास होगा। तो ये जनरल रूल है कि यू हैव टू हियर अ पर्सन फर्स्ट बिफोर पासिंग एनी इंजंक्शन ऑर्डर अगेंस्ट हिम। ओके, तो ये जनरल रूल है, बट इसका प्रोवाइजो एक एड इंटरिम इंजंक्शन के बारे में बात करता है। यानी कि एक पर्सन के खिलाफ एक्स पार्टे इंटरिम इंजंक्शन पास हो सकती है। इसका यह मतलब है कि उस पर्सन की बात को बिना सुने उसके खिलाफ इंजंक्शन ऑर्डर पास हो सकता है अगर मैटर बहुत ज्यादा अर्जेंट है तो। ओके, फॉर एग्जाम्पल डिफेंडेंट है, वो बड़ी तेजी से वो डिस्प्यूटेड लैंड पे घर बना रहा है, बहुत तेजी से बना रहा है वो, और अगर उसको हमने 10 दिन और दे दिए या 5 दिन और दे दिए तो वो पूरे का पूरा घर खड़ा कर देगा ऊपर तक। इस केस में अब फॉर्मेलिटी का टाइम नहीं है यहाँ पे कि उसको पहले नोटिस आएगा फिर अगले दिन हियरिंग पे आएगा, वो यहाँ पे फॉर्मेलिटी का टाइम नहीं है और यहाँ पे सीधा के सीधा कोर्ट ये बोलेगा कि विदाउट हियरिंग दैट पर्सन कोर्ट उसके खिलाफ इंजंक्शन ऑर्डर कर देगा, इंटरिम इंजंक्शन ऑर्डर कर देगा कि भाई अभी के अभी रोके काम, एंड you have to stop it right now, stop this construction right now. So before hearing that person उसके खिलाफ एक ex parte interim injunction पास हो गया। ओके,